Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Shavasti and guys today we will be studying about part 2 of Kingship, Caste and Class. So guys, first of all you have to watch part 1. So guys, in this video of part 2 we will be covering these topics, and guys our first topic is beyond birth, resource and status. So let's begin our first topic. So beyond birth, resource and status. Beyond birth मतलब birth के परे, बर्थ के परे और रिसोर्सेज और स्टेटस का क्या क्लेम था और क्या उसकी अथॉरिटी थी, उसके बारे में ये हमारा टॉपिक है. सो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी. अब जो भी प्रॉपर्टीज होती थी ड्यूरिंग 600 BCE टू 600 CE, वो जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो किसका अधिकार होता था, कौन उसको एक्वायर करता था, चलिए जानते हैं. So issues of ownership foregrounded in धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास. तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र दोनों में ही मेंशन है इश्यूज ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप कौन ऑक्यूपाई करता है आफ्टर द डेथ ऑफ देयर डिसेंडेंट्स और डेथ ऑफ देयर फादर्स. So guys, Manusmriti tells about equal division of paternal property after the death of parents with special share of eldest son. अब मनुस्मृति ने हमको ये बताया है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होगी उस पे सारे सन्स का इक्वल राइट होगा, दो द एल्डेस्ट सन वुड बी एक्वायरिंग मोर प्रॉपर्टी. मतलब एल्डेस्ट सन के पास ज्यादा पावर होगी कि वो ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करे, बट बाकी जो सन्स होंगे उनके इक्वली डिवाइड हो जाएगा. और जो महाभारत एपिक हमने देखी उसमें जो फ्यूड था, जो लड़ाई थी, वो जमीन के ऊपर थी, प्रॉपर्टी के ऊपर थी. तो उसमें हमने देखा किस तरह से कजन्स आपस में लड़ गए थे, पर जो राजा जो बनना था या जो युवराज बनना था वो तो एल्डेस्ट सन को ही बनना था. तो एल्डेस्ट सन के लिए ही सब लोग लड़ रहे थे. लाइक युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास एंड for Kauravas it was Duryodhan. So guys, let move our next part. Women were allowed to retain gift received on occasion of marriage and as स्त्रीधना. So women could not claim their father's property. मतलब women अपने फादर की प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती हैं, मतलब उनको एक्वायर करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी. बट उनकी जो वेडिंग टाइम में जो भी उनको एज अ गिफ्ट मिलता था वेडिंग में, उसको स्त्रीधन बोला जाता था और वो एक्वायर कर सकती थी. बट उसमें भी एक कंडीशन थी कि वो अपने हस्बैंड की परमिशन ले लें, बिना उसकी परमिशन के वो एक्वायर नहीं करती थी. अब एंशिएंट में एक एग्जाम्पल हमने देखा था प्रभावती गुप्ता का. She was acquiring her father's property and becoming the queen of the nation. वो queen बन गई थी, but still उनको बोला गया था कि जितने भी राइट्स हैं और जितनी भी परमिशन है उनको अपने हस्बैंड से लेनी चाहिए और उनसे पूछ कर ही सारे काम करने चाहिए. तो ये हमारा टॉपिक था जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी. मतलब क्या जेंडर डिफरेंसेस थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि सब टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्स एंड स्टेटस का सेकंड, वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी. नाउ वर्णास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टीज. सो वर्ण क्या कहते थे कि प्रॉपर्टी का एक्सेस किसे मिलना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी किसे मिलनी चाहिए, कौन हु हैज द एबिलिटी टू एक्वायर द प्रॉपर्टी. चलिए जानते हैं. अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर वेल्थ वाज वर्णा. अब ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था, वेल्थ वर्ण के अनुसार ही डिसाइड करनी चाहिए, मतलब वर्ण ही डिसाइड करेगी वेल्थ किसके पास कितनी होनी चाहिए. तो वर्ण हमारे चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो इन्होंने बताया द वेल्दीएस्ट मैन वुड बी इन ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास. मतलब वर्ण के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय उनको ही रिच होना चाहिए. दे वुड बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैन ऑफ द होल किंगडम. इसके बाद पर जो बुद्धिस्ट रिलीजन थे उन्होंने इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया. दे अपोज दिस सिस्टम, दे डिड नॉट बिलीव इन दिस सिस्टम, दे कॉल्ड दिस सिस्टम एज इनफ्लेक्सिबल. चलिए जानते हैं. द बुद्धिस्ट रिगार्ड दैट देयर वाज डिफरेंस इन सोसाइटी एंड कॉल्ड देम अननेचुरल और इनफ्लेक्सिबल. भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये अननेचुरल सिस्टम है. अब किसी को आप उसकी सिर्फ ऑन द बेस ऑफ बर्थ आप उसको जज नहीं कर सकते ना कि ये छोटी जाति का है या ये बड़ी जाति का है. ये तो अपने कर्मों से डिसाइड होता है. सो दिस सिस्टम वाज एबॉलिश्ड. सो ये होना भी चाहिए था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि ये ना हो. सो ये एंशिएंट टाइम में भी ये नहीं होना चाहिए था एंड वी शुड डिसरिगार्ड इट. इसके बाद They also rejected the idea of claim to status on the basis of birth.
मतलब बर्थ के अनुसार किसी की जाति नहीं डिसाइड होनी चाहिए कि बर्थ में अगर वो ब्राह्मण हो गया पर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो फिर भी वो हाई स्टेटस का है, या फिर जो शूद्र है उसके कर्म बहुत अच्छे हैं बट स्टिल वो निचली जाति का है। ये बिल्कुल ही गलत सिस्टम है एंड वी शुड नॉट practice it anymore. And guys, we are not practicing it anymore in India now due to our constitution. So guys, this was the topic of Varna and the access to property. Now our third subtopic is an alternative social scenario, sharing wealth. An alternative social scenario, sharing wealth. अब हम देखते हैं कि शेयरिंग वेल्थ की शेयर किस तरह से होती थी और वेल्थ को क्या रिगार्ड किया जाता था। मतलब लोगों को जज किया जाता था वेल्थ के बेस पे। अगर किसी के पास ज़्यादा दौलत है तो वो लोग उसके पास ज़्यादा जाएंगे, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जिसके पास कम दौलत है उसके पास लोग जाना ही नहीं पसंद करेंगे। ये गाइस हमारी सोसाइटी का एक लूप होल है, हमारी सोसाइटी का ही नहीं बल्कि ये मैन काइंड का एक लूप होल है कि हमारा नज़रिया ही ऐसा है कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है हम उसी की तरफ भागते हैं। बट ये गलत चीज़ है, हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। सो इधर क्या है, अंडर दिस सिनेरियो पीपल वर असाइंड स्टेटस बेस्ड ऑन देयर बर्थ। अब स्टेटस तो बर्थ के बेस पे मिल गया वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग कि अगर 4 वर्ण है उसी के अंडर कैटेगराइज कर दिया गया। ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा तो उनके पास वेल्थ ज़्यादा होगी, दे वर रिच। एंड अगर वैश्य होगा तो वैश्य होगा तो बैलेंस होगा, एंड अगर शूद्र होगा तो उसके पास कम पैसे होंगे। इसके बाद देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज वेयर मेन हु वर जेनरस वर रिस्पेक्टेड व्हाइल ऑल दो हु वर मिजरली और सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉर देमसेल्फ वर डिस्पाइज्ड। मिजरली मतलब बहुत कम, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, लोग उनको अच्छी नजर से देखते नहीं थे। वाइल गाइज वो लोग भी रिस्पेक्टेबल, दे डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग भी मेहनत से ही कमा रहे हैं जस्ट लाइक द अदर्स, एंड जस्ट लाइक रिच पीपल वो भी मेहनत से कमा रहे हैं एंड वो भी। तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पूरी ह्यूमन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैन काइंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ये वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे कि जो हमारे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जो लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में और त्रिपिटिका में लिखे गए थे, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ था सोशल डिफरेंसेस के बारे में, बुद्धिस्ट का क्या मानना था और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी उसके बारे में जानते हैं। सो बुद्धिस्ट डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। इनका मानना था सोशल इनइक्वालिटी का, ये दूसरी तरह से इन्होंने उसको डिफाइन किया। कैसे किया? इन अ myth फाउंड इन सुत्ता पिटका। अभी सुत्ता पिटका क्या है? ये जो त्रिपिटिका है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये त्रिपिटिका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो ये सेकंड जो उसकी बुक है वो है सुत्ता पिटका, एक विनया पिटका भी है। सो जो ये सुत्ता पिटका है इसमें एक मिथ लिखा हुआ है। वो क्या है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का मानना है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर नॉट टोटली डेवलप्ड, हम लोग कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए, इवॉल्व नहीं हुए। और नाइदर प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स है वो भी कंप्लीटली इवॉल्व नहीं हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेचर से जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लेते हैं फॉर आवर सर्वाइवल, और उसके बाद कुछ गिव बैक नहीं करते हैं। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए या नेचर का गिफ्ट समझ लीजिए कि हम जो चीज़ लेते हैं वो हमें वापस भी करनी चाहिए। ऐसा इन टेक्स्ट का मानना था। मीन्स अगर हम लोग नेचर से फ्रेश एयर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं, तो इन रिटर्न वी शुड ऑल्सो गिव समथिंग बैक टू द नेचर। तो ये ऐसा इनका मानना था। और हम लोग कम्प्लीटली इवॉल्व नहीं थे, इस वजह से हम कुछ गिव बैक नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली दे टेल अबाउट प्लांट्स, दे आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली evolved. Plants also take air, sunlight and carbon dioxide to fulfill its requirement, its food बनाने के लिए यूज होता है ये सब चीजें। तो वो भी क्या कर रहा है, नेचर से ले रहा है और कुछ गिव बैक नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा इन टेक्स्ट का मानना था। सुत्ता पिटका में ये दिया गया है त्रिपिटिका के। क्या हुआ कि however gradual deterioration of human beings become so greedy, vindictive and deceitful। मतलब हम लोग जो इवॉल्व कर गए वो हम गलत तरह से इवॉल्व कर गए। हम लोग क्या हो गए, ग्रीडी हो गए, हम लोग लालची हो गए, हम लोग विंडिक्टिव हो गए, दूसरों को हर्ट करने लगे, उसकी फीलिंग्स की हमें कदर नहीं है। हम आज देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन बीइंग को मार रहा है,
तो ये क्या हो गया, हम लोग का नेचर गलत इवॉल्व जा रहा है, हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा इनके टेक्स्ट का मानना था। हम लोग बहुत ही डिसीटफुल हो गए हैं, डिसऑनेस्ट हो गए हैं, और जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागने की कोशिश करते हैं। मतलब हम एक आइडल पर्सनैलिटी नहीं है, ह्यूमन बींग्स। सो ये ऐसा इनका टेक्स्ट में लिखा था। उसके बाद ये क्या सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट दैट किनशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस विद टैक्सेस एज फॉर्म ऑफ पेमेंट सर्विस रेंडर्ड बाय किंग। अब इनका ऐसा मानना था कि ये सब जो चीजें हो रही हैं, इन सब के चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने जो हमारा मन किया हमने वैसी सोसाइटी बना ली। चाहे वो वर्ण सिस्टम देख लें कि 4 वर्ण बना दिए, अब जो अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है हमको, जो हमारे लिए कंफर्ट है, हमने वो सोसाइटी बना दी, हमने वैसे ही उसका चलन कर दिया सोसाइटी का, वैसे ही सोसाइटी रन करने लगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं उससे किंग की सर्विसेज के लिए जो वो हमको देता है। किंग क्या सर्विसेज देता है, किंग हमको देता है प्रोटेक्शन दूसरी कंट्री से, और किंग हमको देता है अन्नदाता भी, एक तरह से हम लोग किंग को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेल्थ इक्वली बांटता है पब्लिक में। तो ये किंग का पर्पस है, और ये किंग अपनी सर्विस को रेंडर करता है जो भी हम टैक्स पे करते हैं उससे। तो सोसाइटी में बस हमने एक चलन बना लिया है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि जिससे कि हमारी इकोनॉमिक, और ये देखिए नेक्स्ट में लिखा है, इट इज इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, जैसे कि हमारे सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन बने रहें आपस में। ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना लिया गया, जैसे कि आपके स्कूल का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है कि आपको टीचर से पढ़ना है और आप आंसरेबल है अपने टीचर को। सिमिलरली टीचर इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज आंसरेबल टू द चेयरमैन। सो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है, सिमिलरली इन कॉलेज एंड इन एनी फर्म और एनी बिजनेस, हम देखते हैं हर कोई आंसरेबल है और एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। तो हमने उसी को अपना कल्चर बना लिया है, और आपस में हम एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ग्रीडी हो चुके हैं, हम लोग विंडिक्टिव हो चुके हैं, एंड हम लोग डिसीटफुल हो चुके हैं। सो ये सब टेक्स्ट में मेंशन्ड है। सो गाइज हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब गाइज हम बाकी का थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर थर्ड पार्ट आई विल बी गिविंग यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। टिल देन आपको क्या करना है, आपको लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।